कल इनकी एक लंबी मेहनत रंग लाई। लाखों कागजों में से निकाल के लाखों घटनाओं की विश्लेषण करके इन्होंने अदालत के सामने जो तथ्य रखे, उसके बाद सरकार को वो सारे कोल ब्लॉक रद्द करने पड़े, जिनके अलॉट होने की वजह से हम और आप कभी जंतर मंतर पे पिट रहे थे, कभी सोनिया गांधी के यहाँ सुबह 6 बजे जाके पिट रहे थे, कभी नितिन गडकरी के यहाँ पिट रहे थे। मैं आशुतोष भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी ऊपर आ जाइए। हाँ जी, वो बताएंगे, प्रशांत जी रखेंगे सारी चीजें बाद में। सामने संजय भाई का नहीं काफी दूर है विनोद, हम लोग वीडियो के साथ तैयार हैं। कहाँ दिखाओ? कॉल पे, दीवार पे। तो इससे पहले कि हम बातचीत करें, आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक छोटे से वीडियो से करते हैं। उसमें हमें कुछ अपनी बातें याद आएंगी, कुछ कोयला घोटाले की बात याद आएंगी, कुछ हो सकता है कुछ लोगों को ज़्यादा तगड़ी लाठी पड़ी हो तो किसी लाठी की चीज़ भी याद आएगी उस दिन। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोल आवंटन रद्द कर दिया है, सिर्फ 4 को छोड़कर। कुल 214 कोयला खदानों का आवंटन कोर्ट ने रद्द किया है। आजाद भारत के सबसे बड़े घोटाले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सिर्फ 4 सरकारी कंपनियों को दिए गए कोल ब्लॉक्स का आवंटन बरकरार रखा है, जबकि बाकी 214 कोल ब्लॉक रद्द कर दिए गए हैं। Court had said that the license for all coal blocks issued by successive governments since 1994 were illegal. जिन खदानों के आवंटन रद्द किए गए थे वो 1993 से 2010 के बीच आवंटित किए गए थे। कोर्ट ने नए सिरे से आवंटन के लिए अब 6 महीने का वक्त दिया है। ये लड़ाई है धरती की कोख में छिपे कोयले को बचाने की, जिसे देश के नेताओं की नजर लग गई थी। सारी पार्टियों के नेता मिलकर अपनी चहेती कंपनियों को कोयले की खदानें कौड़ी के दाम लुटा रहे थे, वो भी तमाम कानूनों को ताक पर रखकर। कोयला मंत्रालय के अफसर मना कर रहे थे, कानूनन ये गलत था, लेकिन देश के तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ठीक नाक के नीचे देश का कोयला लुट रहा था। तब हजारों साल की प्रोसेस के बाद बनने वाले इस कोयले को मुनाफाखोर कंपनियों और भ्रष्ट नेताओं से बचाने के लिए शुरू हुई आम आदमी पार्टी की कोयला क्रांति। कोयला क्रांति की गूंज को सड़क, संसद और अदालत तक उठाने के लिए आगे आए आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी के वकील प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर कोयला घोटाले की बारीकियों को देश के सामने रखा। अच्छी तरह समझ के जाएं कि ये कोयला घोटाला क्या है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोयला मंत्री होते हुए हमारे देश की कोयले की खदानें अनाप शनाप दाम पे, उन दिनों में कोयले का दाम था 2000 रुपए टन, इन्होंने 100 रुपए टन की रॉयल्टी के हिसाब से जिस मर्जी कंपनी में कोयला, उसी कंपनी को इन्होंने कोयले की खदानें बांट दी बिना नीलामी किए। 2000 रुपए टन की चीज उन्होंने 100 रुपए टन के हिसाब से बांट दी, बिना नीलामी किए, बिना टेंडर निकाले। 1,86,000 करोड़ के इस घोटाले ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी। जिस समय ये घोटाला हो रहा था, कोयला मंत्रालय खुद मनमोहन सिंह संभाल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने ये कोयले की खदानें इसलिए सस्ते में दी ताकि ये बिजली बनाने वाली कंपनियां सस्ते में बिजली बना सके। पहली चीज तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपने इनको सस्ते में बिजली बनाने को कोयले की खदानें दी थी, तो दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाने की क्या जरूरत थी? बिजली के दाम कम करने चाहिए थे। साथियों, इनकी चोरी पकड़ी गई
इससे भी बड़ी बात ये थी कि इस घोटाले में केंद्र में बैठी कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के भी कई मुख्यमंत्रियों के नाम सामने आ रहे थे। और ऐसा नहीं है कि इसमें केवल मनमोहन सिंह शामिल है, ये सारे मुख्यमंत्री शामिल हैं और वो नितिन गडकरी जी की बीजेपी भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने इन सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी, इनसे पूछा भाई ये पीसी पारेख साहब कह रहे हैं नीलामी करानी चाहिए कोयले की, नीलामी कराएं कि ना कराएं? तो रमन सिंह जी बीजेपी के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कहते हैं नहीं नीलामी नहीं करानी चाहिए, नीलामी कराने से फायदा नहीं होगा, विकास बंद हो जाएगा नीलामी कराने से। वसुंधरा राजे ने चिट्ठी लिखी है, सारी चिट्ठियां हमारे पास पड़ी है यहाँ पे। वसुंधरा राजे ने चिट्ठी लिखी कि नीलामी नहीं करानी चाहिए, नीलामी कराने से नुकसान हो जाएगा। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी लिखा कि हमें नीलामी नहीं करानी चाहिए, नीलामी कराने से नुकसान होगा। क्यों लिखा इन मुख्यमंत्रियों ने? क्योंकि ये सारे के सारे मुख्यमंत्री अपनी चहेती कंपनियों को, मुख्य प्रधानमंत्री को लिखते थे इस कंपनी को ठेका दे दो, इस कंपनी को ठेका दे दो, इस कंपनी को ठेका दे दो। आधे ठेके कांग्रेस अपनी मर्जी से देती थी, आधे ठेके कांग्रेस और बीजेपी की मर्जी से। कांग्रेस और बीजेपी के इस संयुक्त घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के घरों के सामने प्रदर्शन किया गया। Taking to the streets over Colgate. The message from Team Kejriwal: corruption is uniting the BJP and the Congress, and that needs to be exposed. The drama started early, 6 a.m. Arvind Kejriwal and his team members detained outside the Prime Minister's residence. लोग कोयला घोटाले पर सवाल पूछ रहे थे और बदले में मिल रही थी लाठियां, आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें और फर्जी मुकदमे। Appeared to be succeeding. The agitation wasn't limited to the capital. Protesters staged dharna outside the residences of the chief ministers in Orissa and Raipur, and they were lathi charged in Bhopal. अरविंद केजरीवाल का आज का आंदोलन कोयला घोटाले पर फोकस था और निशाने पर सिर्फ कांग्रेस नहीं थी, बीजेपी, बीजेडी और लेफ्ट हर उस पार्टी के खिलाफ था ये प्रदर्शन जिन जिन पर अन्ना समर्थक कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन दूर कहता है कि कोयला घोटाले में सिर्फ कांग्रेस नहीं, बीजेपी के हाथ भी काले हैं। दलील ये भी है कि एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने अपनी चहेती कंपनियों को कोयला ब्लॉक देने के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखी थी। चिट्ठियों में यह भी कहा गया कि कोल ब्लॉक की नीलामी न करवाई जाए। इस भीड़ में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता तो थे ही, यहाँ बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी। खास बात ये कि लोगों का जज्बा उस भीड़ के मुकाबले कई 100 गुना ज्यादा दिखाई देता है जो ठेके पर जुटाई जाती है। देश के मुखिया के घर पर धावा खोला और कोयला घोटाले पर किया अपने गुस्से का इजहार। यह अत्याचार हो रहा है भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर के सामने। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे प्रदर्शनकारी को पुलिस वालों ने लाठी से पीट कर बेहाल कर दिया। एक ही शख्स पर टूट पड़े आधा दर्जन पुलिस वाले और लाठियां तब तक नहीं होगी जब तक प्रदर्शनकारी चीखता सड़क पर देख नहीं गए। जब सड़क पर खड़े आम आदमी की आवाज सुनी नहीं गई तो इस घोटाले को लेकर आम आदमी के वकील प्रशांत भूषण ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। We will be filing a very comprehensive petition hopefully by the end of next week, in which we will be seeking not merely an independent investigation into these coal block allocations, but also cancellation of all these allocations on the ground that they are arbitrary, mala fide, corrupted. इस बीच कोयला घोटाले से जुड़ी फाइलें कायम करने की कोशिश हुई
सीबीआई की रिपोर्ट को बदलवाने की कोशिश हुई। यहाँ तक कि सीबीआई के डायरेक्टर के घर पर कोयला घोटाले के आरोपियों के नजदीकियों ने भी दस्तक दी और लगातार दस्तक दी, लेकिन प्रशांत भूषण इन सब का पर्दाफाश करते रहे और लड़ते रहे। प्रशांत भूषण के इस साहस और संघर्ष की बदौलत ही आखिरकार कोयला क्रांति में आज आम आदमी की जीत हुई। देखिए, जीत कोई मेरी नहीं है, जीत इस देश में पारदर्शिता की है, इस देश में जवाबदेही की है। इस पूरी भ्रष्ट व्यवस्था को तो ये वीडियो इसलिए दिखाया कि याद आ साथियों, ये हम अक्सर पार्टी के संगठन के लिए इन सब के लिए मिलते रहते हैं, लेकिन आज जैसा कि मैंने पहले कहा कि कल एक बहुत बड़ी उपलब्धि बात पार्टी की नहीं है, और पार्टी किसी चीज़ का क्रेडिट लेने के लिए नहीं बनी, लेकिन देश में एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस बात की हुई है कि देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों के नेता आपस में मिलके कोयले की बंदर बांट कर रहे थे, और उन्हें अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे, तो सब अपने अपनों को दे रहे थे। वैसे क्रम में जब प्रशांत भाई ने उसकी आवाज़ उठाई और हम सब लोगों ने मिलके उस आंदोलन को सड़क पे चलाया, उसको जीत हासिल हुई है। शायद उन लोगों का कल के फैसले से शायद उन लोगों का हौसला टूटेगा जो लोग पूरे देश को अपने बाप की जागीर समझते हैं। हजारों साल की कोशिश के बाद, हजारों साल की प्राकृतिक घटनाओं के बाद जो कोयला धरती के अंदर पैदा होता है, वो वातावरण की गर्मी को संभाल के रखता है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में बना रहता है। उसको सिर्फ मुनाफे के लिए, उसको सिर्फ इसलिए कि हमारे रिश्तेदार, हमारे चंद जानने वाले मुनाफाखोर कंपनियों को फायदा हो जाए, उसके लिए उसको लुटा दिया जाए, तो उसके खिलाफ तो बोलना पड़ता है। और उसके खिलाफ जब आप बोले, आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, ये कहीं से भी हुई होती, ये कहीं से भी किसी व्यक्ति की भी जीत होती, लेकिन ये देश की जीत है, ये देश के आम आदमी की जीत है। और इस जीत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे साथी प्रशांत भूषण जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पे आके यहाँ सुनने को भी और उन चीज़ों को समझने को भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने टीवी के माध्यम से हम तक पहुँचाई हैं, पर बहुत सारी चीज़ें हो सकता है टीवी के माध्यम से हम तक ना पहुँची हों, वो भी आज हम तक पहुँचे, इस अपेक्षा में। प्रशांत भाई। दोस्तों, जैसे आपने ये वीडियो देखा, ये जो कल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये सिर्फ कोर्ट की लड़ाई का नतीजा नहीं है, ये नतीजा है इस देश में लाखों करोड़ों लोगों का इस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में शिरकत का। वो लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और पूरी व्यवस्था को चुनौती दी कि अब ये भ्रष्ट व्यवस्था नहीं चलेगी, इसको तो रोकना ही होगा। इस आंदोलन की वजह से जो देश में माहौल बना, वो माहौल कोर्ट को भी प्रभावित करता है। और ये तो ठीक है कि इसमें हम लोग का सौभाग्य था, देश का सौभाग्य था, इस केस को जो जजों की खंडपीठ सुन रही थी वो बहुत ही बढ़िया ईमानदार जज थे, जिसमें कि मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस लोढ़ा
जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ, तीनों जज बहुत ही ईमानदार और बहुत ही फर्म, करेजस, बोल्ड किस्म के जज हैं और इस वजह से इतना साफ बोल्ड फैसला आ पाया। वो उसी की तरह है जैसा 2G का फैसला आया था, वो भी जज बहुत ईमानदार, बोल्ड, फर्म, बहुत शरीफ, उसी तरह से ये कोयले घोटाले के भी जज ऐसे थे। हिंदुस्तान में पिछले 20 साल से, जब से ये उदारीकरण की नीतियां बनाई गई थी 90 के दशक में, तब से हम देख रहे हैं कि उदारीकरण के नाम पर इस देश की प्राकृतिक संपदा, इस देश की सरकारी संपत्ति, इस देश की पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस की संपत्ति का बहुत तेजी से निजीकरण किया गया है और उस संपत्ति को बड़ी बड़ी निजी कंपनियों के हाथ में सौंप दिया गया है। और इसी के चलते हुए भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ा। पहले जब उदारीकरण की नीतियां बनाई गई थी तो ये कहा गया था कि उसके पहले लाइसेंस राज चलता था, लाइसेंस परमिट राज कहते थे उसको। कहते थे कि आपको कोई अगर उद्योग लगाना है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है और लाइसेंस लेने के लिए घूस देनी पड़ती है और इस वजह से भ्रष्टाचार पनप रहा। लेकिन उदारीकरण के साथ साथ उसका जो मेन थ्रस्ट हुआ, ये तो ठीक है कि लाइसेंस राज कुछ हद तक खत्म किया गया, लेकिन उसके साथ साथ ये जो निजीकरण का जो दौर चला, जिसमें कि हर सेक्टर में, चाहे वो ऐसा सेक्टर हो जैसे बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने का, जो कि एक मोनोपोली है, नेचुरल मोनोपोली है, एक ही कंपनी बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसका भी निजीकरण कर दिया गया। पानी के सप्लाई का भी निजीकरण करने की पूरी कोशिश करी जा रही थी। फिर अरविंद और कुछ साथियों ने उसमें जो भ्रष्टाचार था उसको जब उजागर किया तो दिल्ली में तो रुक गया, लेकिन देश में कई जगह पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का भी निजीकरण कर दिया गया। इसके साथ साथ इस देश की जो प्राकृतिक संपदा, जो इस देश के खदानें थी, चाहे लोहे की खदान हो, कोयले की खदान हो, एल्यूमिनियम की खदानें हो, इन सब का निजीकरण कर करके निजी कंपनियों को फ्री, यानी कि कोई पैसा बगैर लिए सिर्फ रॉयल्टी उनको देनी पड़ती थी, बिल्कुल फ्री में बांट दिए गए। जिसको चाहा, जो बड़ी कंपनियां घूस देती थी उन लोगों को दे दिया, जो कंपनियां मंत्रियों की थी उन लोगों को दे दिया, जिसकी पहुंच थी ऊपर तक उन लोगों को बड़ी बड़ी खदानें हजारों करोड़ की, जिसमें इस देश की संपत्ति हो, वो फ्री में दे दी कि बस सिर्फ रॉयल्टी। जैसा आपने फिल्म में देखा कि कोयला 2000 रुपए टन बिकता, अब तो खैर इंपोर्ट होता है 4000 रुपए टन, 5000 रुपए टन भी हो गया था, अब करीब 4000 रुपए टन है। 4000 रुपए टन में इंपोर्ट होता है, रॉयल्टी उसमें हार्डली 100 रुपए टन सरकार को मिलती है। उसको निकालने का कॉस्ट कहते हैं कि करीब 1000 रुपए टन है जमीन से निकालने का कॉस्ट, और बाकी उनका सब प्रॉफिट है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने जो अनुमान लगाया था कि इसमें 1,86,000 करोड़ का नुकसान हुआ है सरकारी संपत्ति को इस कोयले घोटाले में, इस अनुमान का बेसिस ये था कि सीएजी ने यह बोला कि देखिए, हम ये मानकर चलेंगे कि एवरेज कॉस्ट कोयला निकालने का वही मानेंगे जो कि कोल इंडिया का कॉस्ट होता है। कोल इंडिया सरकारी कंपनी है, इनएफिशिएंट है, उसका कॉस्ट ज्यादा भी होता है, लेकिन फिर भी वो लगाएगा। फिर उन्होंने बोला कि इसमें हम 25% मार्केटिंग मार्जिन और ऐड कर देंगे, यानी कि मान लीजिए अगर कोल इंडिया का कॉस्ट
1000 रुपए है तो 25% और 250 रुपए और ऐड कर दिया। तो हम ये सीएजी ने बोला हम ये मानकर चलेंगे ये जो निजी कंपनियां हैं इनका कोयला निकालने का कॉस्ट आता है करीब 15,000 रुपए टन। फिर उन्होंने बोला कि हम ये मानेंगे कि ये कंपनियां कोयले से उतना ही लाभ उठा रही हैं जितने दाम पर कोल इंडिया बेचता है। कोल इंडिया तो बहुत सब्सिडाइज कीमत पर कोयला बेचता है। कोल इंडिया बेचता था करीब 1600 रुपए टन, वो बहुत सब्सिडाइज रेट था। मैंने बताया कि मार्केट प्राइस जो है अगर आपको कहीं से इंपोर्ट करना हो किसी भी देश से तो करीब 4000 रुपए टन आपका कॉस्ट आता है। लेकिन सीएजी ने यह माना कि हम वही मानेंगे कि इनको उतना ही लाभ हो रहा है जिस दाम पर कोल इंडिया कोयले को बेचता है। उस आधार पर उस आधार से सीएजी ने अनुमान किया कि 295 रुपए टन इन कंपनियों को प्रॉफिट हो रहा है इस कोयले से, रॉयल्टी वगैरह सब निकाल कर। और उस 295 रुपए टन से उन्होंने मल्टी गुणा किया कि भाई कितना खदान में कितना कोयला निकाला जा सकता है, और उसके आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि 1,86,000 करोड़ रुपए का सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है, यानी कि इन कंपनियों को अवैध फायदा 1,86,000 करोड़ रुपए का होगा। लेकिन जैसे मैंने बताया ये तो बहुत एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट था। अगर ठीक एस्टिमेट इसका लगाया जाए और उसके बाजारी दाम लगाए जाएं तो इससे कहीं ज्यादा। खैर, तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया और हम लोगों ने ये मांग करी कि देखिए ये जो आवंटन किए गए हैं इन कंपनियों को इन कोयले के खदानों के, ये बहुत ही आर्बिट्ररी तरीके से मनमानी तरीके से किए गए हैं। इसमें यह भी नहीं देखा गया कि जो कंपनी अप्लाई कर रही हैं वो एलिजिबल हैं कि नहीं उनके पास, क्योंकि कानून ये कहता है कि कोयले के खदाने आप सिर्फ उन्हीं कंपनियों को दे सकते हैं जिनके पास स्टील बनाने का प्लांट हो और वो सिर्फ स्टील बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या पावर का प्लांट हो बिजली का, बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या सीमेंट का प्लांट हो सीमेंट के लिए। ये भी नहीं देखा कि भाई उस कंपनी के पास स्टील, सीमेंट या पावर का कोई प्लांट है कि नहीं। ये भी नहीं देखा कि उस कंपनी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड है कि नहीं, कभी उसने कुछ इस तरह का काम किया है कि नहीं किया। ये भी नहीं देखा कि उसके पास पैसे हैं कि नहीं कि स्टील प्लांट या कोई दूसरा प्लांट लगा सके। ये भी नहीं देखा कि ये जो कंपनियां जैसे एक एक खदान के लिए 50-50, 100-100 एप्लीकेशन आई, इनमें से कौन ज्यादा ठीक है, किसको मुनासिब होगा देना, ये भी नहीं देखा। और खैर पैसे तो कुछ लिए ही नहीं उन लोगों से। तो सरकार की तरफ से ये दलील आई और इन कंपनियों की तरफ से भी ये दलील आई कि भाई देखिए अगर आपने ये आवंटन रद्द कर दिए, पहले तो खैर उन्होंने ये बोला कि नहीं स्क्रीनिंग कमेटी थी, हमने कुछ देखा, स्क्रीनिंग कमेटी में बड़े सारे लोग थे, उन्होंने कुछ देखा वगैरह वगैरह। दूसरा उन्होंने ये बोला कि अगर आपने ये आवंटन रद्द कर दिए तो इस देश में इतने सारे पावर प्लांट हैं वो बंद हो जाएंगे, स्टील का प्रोडक्शन बहुत अफेक्ट होगा। इन कंपनियों ने जिन्होंने पावर प्लांट, स्टील प्लांट लगाए हुए हैं जहां से कोयला यूज कर रहे हैं, उसमें 2 लाख करोड़ का या 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और वो पैसा इन्होंने बैंक से लिया हुआ है, पब्लिक सेक्टर बैंक से लिया हुआ है, उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। ये सब बोला गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट पहले दिया 25 अगस्त को, उसमें ये बोला कि पहली बात तो ये आवंटन करने का काम राज्य सरकारों का था और इसमें आवंटन केंद्र सरकार ने किया है। भले ही राज्य सरकार ने कई बार कुछ केसेस में, ज्यादातर केसेस में राज्य सरकार की रिकमेंडेशन जरूर आई थी, लेकिन आवंटन
केंद्र सरकार ने किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये भी गैर कानूनी है क्योंकि इसमें कानूनी अधिकार राज्य सरकार का था। जैसे अरविंद ने बताया था इस फिल्म में, इसमें मिलीभगत चल रही थी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में मिलीभगत थी, क्योंकि ज्यादातर केस में राज्य सरकार ने ही वो रिकमेंड करे। भाजपा की राज्य सरकारें भी थी, कांग्रेस की राज्य सरकारें भी थी, और वेस्ट बंगाल में तो सीपीएम की राज्य सरकार थी। उन्होंने रिकमेंड करे और उस आधार पर आवंटन किए गए। कुछ केस में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से बगैर पूछे या राज्य सरकार की इच्छा के विरुद्ध भी आवंटन कर दिए। कुछ आवंटन पब्लिक सेक्टर कंपनियों को करे गए थे, और पब्लिक सेक्टर कंपनियों ने, ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि ज्यादातर पब्लिक सेक्टर कंपनियों ने, 2 केस को छोड़ दीजिए, अगर सिर्फ 2 केस ऐसे निकले 218 में से, जिसमें से करीब 50-60 पब्लिक सेक्टर कंपनियों को थे, उन 50-60 में से सिर्फ 2 केस ऐसे निकले जहां पब्लिक सेक्टर कंपनी, एक में एनटीपीसी, एक में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ने किसी निजी कंपनी से कोई सांठ-गांठ नहीं करी। बाकी जितने पब्लिक सेक्टर कंपनियों को आवंटन किए गए, उन्होंने वो कोयले के खदान निजी कंपनियों को सौंप दिए, उनके संग सांठ-गांठ कर, और कोयला, और ये अरेंजमेंट कर लिया कि कोयला तो वो लोग निकालेंगे, हम उनसे कोयला खरीदेंगे, और वो लोग कोयला कहीं और भी बेच सकते हैं। 74% शेयर जॉइंट वेंचर कर लिया, जिसमें कि 74% शेयर उस निजी कंपनी को दे दिया, 26% अपने पास रखा, पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल उस निजी कंपनी को दे दिया कि वो लोग करेंगे। और एक दूसरी आश्चर्य की बात यह है कि उनमें से ज्यादातर जो जॉइंट वेंचर हुए वो एक निजी कंपनी के साथ हुए, जिसका नाम है एम्टा, ईस्टर्न मिनरल ट्रेडिंग समथिंग। और ये कंपनी, कहा जाता है, ये भी बड़ी खेद की बात है, कहा जाता है कि ज्योति बासु के बेटे की बेनामी कंपनी। तो इस तरह से निजी कंपनियों को ये सब सौंप दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखिए, एक तो आपने ये गैर कानूनी काम किया कि केंद्र सरकार ने आवंटन कर दिए, केंद्र सरकार का दायित्व नहीं था, ये राज्य सरकारों का था। दूसरा, आपने गैर कानूनी काम ये किया कि आपने कैसे चूज करेंगे, जब 100 एप्लीकेशंस आ रही हैं एक ही खदान के लिए, तो उन 100 लोगों में से आप किसको चुनेंगे, इसकी आपने कोई गाइडलाइन नहीं बनाई। वो कंपनी एलिजिबल है कि नहीं है, उसने कोई स्टील का प्लांट या पावर प्लांट या सीमेंट का प्लांट लगाया है कि नहीं लगाया, इसकी सिर्फ वो कंपनी जो क्लेम कर रही थी उसको आपने मान लिया, कोई वेरिफिकेशन नहीं किया, और कई बार ये दावे झूठे निकले। और आपने कई बार तो सिफारिश के आधार पर बिल्कुल मनमानी तरीके से जिसको चाहा उसको आवंटन कर दिया। ये सारा गैर कानूनी है, ये आर्बिट्ररी मेलाफाइडी है, इसलिए इसको रद्द किया जाता है। उसके बाद ये सवाल उठा, ये तो 25 अगस्त को उन्होंने फैसला दे दिया कि ये सब गैर कानूनी है। फिर उन्होंने बोला कि अब रद्द करें कि नहीं करें, इसको हम देखेंगे, क्योंकि अभी हो सकता है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत असर पड़ जाए, तो इसलिए ये सब देखकर फिर हम तय करेंगे कि चाहे गैर कानूनी है, इनको रद्द किया जाए कि ना किया जाए। वहां पर फिर से ये दलील दी गई इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने, और खूब ये सारे अखबारों में निकलवाया गया कि भाई इससे तो अर्थव्यवस्था देश की तहस नहस हो जाएगी, सारी पावर सप्लाई बंद हो जाएगी, स्टील का प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, बाहर की कंपनियां हिंदुस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेंगी, वगैरह वगैरह। फिर जब कोर्ट के सामने मामला आया तो उन्होंने ये देखा कि जितना टोटल
देश का कोयला का प्रोडक्शन है उसमें से सिर्फ करीब 5-6% प्रोडक्शन इन खदानों में से हो रहा है जिनको ये आवंटन किए गए थे। 218 में से करीब 180 तो चल ही नहीं रहे थे, यानी कि उनका अभी तक लीज भी नहीं एग्जीक्यूट करा गया था। 40 ऐसे थे जहां पर लीज एग्जीक्यूट हो गई थी और जहां पर कोयला निकाला जा रहा था, और उन 40 का प्रोडक्शन सिर्फ करीब 35 मिलियन टन था, जो कि पूरे देश के कोयले के प्रोडक्शन का 5% होता। ये दलील दी गई कि बिजली का दाम बहुत बढ़ जाएगा, तो हम लोगों ने ये बताया कि देखिए ज्यादातर तो ऐसी कंपनियां हैं जो देश में बिजली बना रही हैं जिनके पास कोयले की खदानें नहीं हैं। वो तो कोयला बाजार से खरीदते हैं, या तो कोल इंडिया से उनको मिलता है या इंपोर्ट करते हैं, तो वो तो कोयले का पूरा दाम दे रहे हैं, बाजार का दाम दे रहे हैं। जिनको ये खदानें दे दी गई हैं उनको बस कोयला सस्ता मिल रहा है, आधे दाम पर या चौथाई दाम पर मिल रहा है, और ये जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा उनको हो रहा है ये उनके पास ही रह रहा है, क्योंकि बिजली तो वो बाजार में उसी दाम पर बेचते हैं जिसमें, या स्टील उसी दाम पर बेचते हैं जिसमें और लोग बेचते हैं। हाँ, दो कंपनियां जो छोड़ दी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको कहते हैं अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट्स, जिसको कोयले का खदान का आवंटन किया गया था इस आधार पर कि आप लोग बिजली के लिए बिजली का प्लांट लगाएंगे और कौन सबसे सस्ती बिजली बेचेगा उस पर बिडिंग कराई गई, और जिसने सबसे सस्ती बिजली बेचने का वादा किया उसको उस कोयले की खदान का आवंटन कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया कि ठीक है, अगर इस आधार पर आवंटन किया गया, सबको अगर पता था कि जो सबसे कम दाम पर बिजली सप्लाई करेगा उसको कोयले की खदान मिल जाएगी, और वो कोयला सिर्फ वो बिजली बनाने के लिए ही यूज कर सकता है, कहीं और डाइवर्ट नहीं कर सकता, ऐसी दो कंपनियां, दो खदानें थीं, उनको छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ठीक है, ये क्योंकि सार्वजनिक हित में है। दूसरा, उन दो स्टील अथॉरिटी और एनटीपीसी की दो खदानें थीं एक, जिसमें कि उन्होंने कोई निजी कंपनी को सौंपी नहीं थी, निजी कंपनी से सांठगांठ नहीं करी थी, उन दो को भी छोड़ दिया। इन 4 को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये सब आपकी दलील सब फर्जी है, इससे अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी, इससे बिजली का दाम बहुत बढ़ जाएगा, स्टील प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा, जिनके खदान। और फिर भी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का समय उनको दे दिया है कि आप 6 महीने, जो लोग 40 कंपनियां जो काम कर रही थी, कि वो 6 महीने के अंदर अपना काम वहां खत्म कर दें, और इस 6 महीने में सरकार जो है कोल इंडिया से अरेंजमेंट कर ले कि कोल इंडिया इनको टेक ओवर कर लेगी, जो कि सरकारी कंपनी है, और या फिर इस 6 महीने के अंदर इनकी नीलामी कर दी जाएगी और कोई नई कंपनी इनको चलाएगी। तो अब नई सरकार के लिए, नई सरकार जो आई, उन्होंने ये तो बहुत जोरों की बोल दिया कोर्ट में कि हाँ हाँ हमारी पूरी तैयारी है, हम कर लेंगे। अब देखना ये है कि इनकी नीलामी, क्योंकि देखिए जितने आवंटन किए गए थे 218, अगर उनका प्रोडक्शन आज शुरू हो जाता तो इस देश में से आधा कोयला जो है एक्सपोर्ट हो रहा होता। हिंदुस्तान में जो बहुत जो गड़बड़ हुआ है पिछले बहुत सालों में, इनफैक्ट मैं 2 साल पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो मनमोहन सिंह जी का कॉलेज था, जहां से उन्होंने अपनी पीएचडी डॉक्टरेट करी थी, वहां उनकी पीएचडी डिसर्टेशन मैंने जाकर देखी। उसका टाइटल था इंडियाज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 1952 to 1962 इन द फर्स्ट 2 प्लान पीरियड्स। उसमें उन्होंने ये लिखा था कि हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा इस दशक में, और अच्छा हो सकता था अगर हम इस देश की प्राकृतिक संपदा का निर्यात कर देते, एक्सपोर्ट कर देते। और
जैसे ही वो वित्त मंत्री बने 91 में नरसिम्हा राव जी की कैबिनेट में, उन्होंने सबसे पहला काम ये किया, ये सारी पॉलिसी जो थी मिनरल की वो बदली और निजी कंपनियों को इस सेक्टर में आने दिया और निजी कंपनियों को बड़े बड़े एरिया के खदान देने का फैसला किया। और मंशा ये थी कि इस देश का जीडीपी ग्रोथ कराने के लिए हम इस बड़ी बड़ी कंपनियों को इस देश की प्राकृतिक संपदा सौंप दें, वो लोग निकाल कर बेच लें, इससे जीडीपी में तो बहुत बढ़त आ जाएगी, राष्ट्रीय आय में तो बहुत बढ़त हो जाएगी। लेकिन उससे फायदा किसको होगा? सिर्फ उन कंपनियों को? देश का क्या फायदा होगा? देश का तो जंगल पहले काटे जाएंगे जहां पर खदानें चलेंगी, पर्यावरण नष्ट होगा, नदियां जो हैं प्रदूषित होती हैं, वहां की वायु प्रदूषित होती है, वहां पर तरह तरह की बीमारियां बढ़ती हैं जहां पर ये खदानों का काम चलता है, लोग विस्थापित होते हैं। हमारे अगले पीढ़ियों के लिए ये जो प्राकृतिक संपदा जो करोड़ों साल में पैदा हुई, वो एक ही पुष्ट में खत्म करी जा रही थी। जस्टिस संतोष हेगड़े ने उसकी एनालिसिस करी थी, जो कर्नाटक के लोकायुक्त थे, कि भाई जिस तेजी से लोहे की खदानों में से लोहा निकाल कर निर्यात किया जा रहा था चीन को, दूसरे देशों को, उन्होंने बोला कि ये तो 15 साल में, मात्र 15 साल में कर्नाटक के सारे लोहे के डिपॉजिट्स खत्म हो जाएंगे। यानी कि हम लोग आगे की पुश्तों के लिए कुछ छोड़े ही नहीं, सब खुद खा पी कर खत्म कर लें। और किसका फायदा हो रहा है? इस जीडीपी के ग्रोथ से, राष्ट्रीय आय के ग्रोथ से किसका फायदा हो रहा है? उन बड़ी बड़ी कंपनियों का बस फायदा हो रहा है और उनके मालिकों का फायदा हो रहा है, जो कि उस पैसे का इस्तेमाल करके इस देश में भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं और उस भ्रष्टाचार से इस पूरे देश की व्यवस्था चरमरा गई। इतना भ्रष्टाचार इसीलिए बढ़ गया। तो हम लोगों का कहना यह है कि भाई पहले तो आप ये देखिए कि देश की जरूरत कितनी है। ऐसे अंधाधुंध 218 खदानें धड़ाधड़ दे दी गई। जैसे मैंने बोला, अगर वो सारी चालू हो जाती है तो सौभाग्य की बात है कि सिर्फ 40 ही चालू हो पाए। अगर सब चालू हो जाती तब तो हिंदुस्तान से कोयला एक्सपोर्ट हो रहा होता, जिससे कि किसी का फायदा नहीं है। आप अपना पर्यावरण नष्ट करके, अपने आदिवासियों को विस्थापित करके और सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए यहां से बस सारा प्राकृतिक खजाना खत्म कर दें। तो इसलिए अगर दूसरी बात यह है कि जैसे 2G का जब कैंसिल करा गया, उसके बाद फिर से कोर्ट ने बोला इसका ऑक्शन करिए। ऑक्शन जब किया गया तो इस तरह से किया गया कि बहुत कम कंपनियां बिड कर पाए ऐसे समय पर, और इस तरह से किया गया कि बिडिंग ही उस पर बहुत कम हो और कम दाम वसूल हो। इसलिए अगर इनको, इस सरकार को कायदे से इनका ऑक्शन करना है, पहली बात तो ऑक्शन ऐसा करना कोई जरूरी नहीं है, कोल इंडिया से करवाना चाहिए कायदे से। देखिए हम लोगों का तो ये मानना है कि ये जो इस देश की प्राकृतिक संपदा है उसका निजीकरण होना ही नहीं चाहिए। अरे भाई पब्लिक सेक्टर को ठीक करिए। ये ठीक है कि आज कोल इंडिया जो है उसमें भ्रष्टाचार काफी है, इनएफिशिएंट है, एफिशिएंट भी नहीं है, लेकिन उसको ठीक किया जा सकता है। ये कैसी सरकार है जो ये कहती है कि भाई हम अपनी ही कंपनियों को जो हमारे कंट्रोल में है उनको ईमानदारी से नहीं चला सकते? अगर आप ये कहते हैं कि भाई हम अपने पब्लिक सेक्टर को ईमानदारी से नहीं चला सकते, तब तो आप ये मानते हैं कि हम सरकार को ईमानदारी से नहीं चला सकते। हमारी क्षमता नहीं है कि हम सरकार को ईमानदारी से चला सकते। तो पहली बात तो इनको ठीक करके इनके थ्रू आपको कराना चाहिए खदानों का काम, क्योंकि ये इस देश की संपदा है और उसको सिर्फ नेशनल जितना आपको जरूरत है उतना ही आपको निकालना चाहिए। एक्सपोर्ट के लिए थोड़ी होना चाहिए ये सब कि आप अगले पीढ़ियों का सब कुछ निकाल कर
और एक्सपोर्ट कर दें। तो और दूसरी बात, अगर आपको कुछ निजी कंपनियों को अगर देना भी है तो आप उसका ऑप्शन 1, 2, 3 खदानों का एक साथ करिए। ये नहीं कि आपने 50 खदानों का एक साथ ऑप्शन कर दिया, फिर तो यही होगा कि आपको बहुत कम दाम मिलेंगे। इसलिए सरकार की क्या नियत है, क्योंकि देखिए अभी हाल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, जिसमें कि पीयूष गोयल साहब, जो कि पावर के मिनिस्टर हैं, बिजली के, कोयले के हैं भी नहीं, उन्होंने ये प्रपोजल कैबिनेट को दिया कि अब हम कोल इंडिया से बोलेंगे कि वो कोल इंपोर्ट करे। जितनी निजी कंपनियों को कोल की जरूरत है वो कोल इंपोर्ट कोल इंडिया करे, और कोल इंडिया इंपोर्टेड कोल और डोमेस्टिक कोल जितना प्रोड्यूस कर रही है उसका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट है वो निकाले, और उस कॉस्ट पर पब्लिक सेक्टर को भी सप्लाई करे और उसी कॉस्ट पर निजी कंपनियों को भी सप्लाई करे। इसका मतलब ये था कि कम से कम 6,000 करोड़ रुपए हर साल निजी कंपनियों से, पब्लिक सेक्टर कंपनियों से के जेब से निकलकर इन निजी कंपनियों के जेब में चला जाता है। ये प्रपोजल, ये एक नया स्कैम पीयूष गोयल साहब ने बड़ी होशियारी से सजेस्ट किया। ये नहीं कि ये जो निजी कंपनियां हैं ये अपने कोयले का अरेंजमेंट करें, बल्कि ये कि कोल इंडिया उनके लिए इंपोर्ट करे, और इंपोर्टेड कॉस्ट क्योंकि ज़्यादा है उसकी वजह से पब्लिक सेक्टर को जो कोल इंडिया सप्लाई कर रहा है सब्सिडाइज्ड प्राइस पर अब ना सप्लाई करे, एक एवरेज प्राइस जिसपे कि पब्लिक सेक्टर को भी और प्राइवेट सेक्टर को भी। तो इसलिए हमको बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। अभी ये देखिए, ये गैस के दाम का भी मामला अभी सुलझा नहीं है। सरकार तो अब ये कोशिश कर रही है, उन्होंने 3 सेक्रेटरियों की एक कमेटी बना दी, जिन्होंने, जो कहते हैं कि उन्होंने रिपोर्ट दे दी है। सूचना ये मिली है कि उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि गैस का दाम $4 से बढ़ाकर $6.5 कर दिया जाए। अब $6.5 वो कहते हैं, अभी क्योंकि फिर से शोर मच गया, सुप्रीम कोर्ट में फिर से मामला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि भाई सरकार की क्या, आपकी क्या नियत है इसमें, आप बताइए क्या करना चाहते हैं, क्या पिछली रंगराजन कमेटी के हिसाब से जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और ये मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो अभी सरकार थोड़ी डरी हुई है। कहते हैं कि अब उन्होंने ये डिसीजन फिर पोस्टपोन कर दिया है कि 15 नवंबर को डिसीजन लेंगे। लेकिन क्या डिसीजन लेंगे इससे साफ हो जाएगा। तो इसलिए साथियों, हमको बहुत सतर्क रहना है। ये जो जजमेंट आया है, इससे अगर इसको ठीक से इम्प्लीमेंट किया गया लेटर और स्पिरिट में, तो कायदे से जिस तरह से बाकी पूरे सेक्टर में, चाहे लोहे की खदानें हो, चाहे एल्यूमिनियम की खदानें हो, चाहे किसी और चीज की जमीन जिस तरह से बांटी जाती है, SEZ की जमीन जिस तरह से बांटी गई है, ये सारा गैर कानूनी माना जाएगा इस कोयले के जजमेंट के आधार पर, और ये सब बंद होना पड़ेगा अगर इसको लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया गया। 2G मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बोली थी। उन्होंने बोला था कि अगर इस तरह के सरकारी संपत्ति, उसमें तो स्पेक्ट्रम का सवाल था, अगर उसको कोई निजी कंपनी को देना है तो आपको 2 चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपने उन 2 चीज का ख्याल नहीं रखा तो वो गैर कानूनी होगा। पहला, उन्होंने बोला कि 2 अलग अलग निजी कंपनियां अगर उसी चीज को मांग रही हैं, या 2 या 4 या 6, तो उनके बीच में आपका सरकार का बर्ताव बराबरी का होना चाहिए। आप आर्बिट्रली ये नहीं कह सकते कि हम इस कंपनी को दे देंगे जब तक कि आप ये ना दिखा सकें कि कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है उस कंपनी को सेलेक्ट करने का। दूसरा, ये और भी महत्वपूर्ण है, उन्होंने बोला कि देखिए ये सारी संपत्ति जनता की है, इस देश की जनता की है, चाहे स्पेक्ट्रम हो, चाहे कोयला हो, चाहे लोहा हो,
ये देश की संपत्ति है, इस देश के करोड़ों लोगों की संपत्ति है। और जब ये संपत्ति कोई निजी कंपनी को सरकार देती है तो इस देश की जनता को उसका वाजिब दाम वसूल होना चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली और इसका एक ही तरीका है कि इसको आप ऑक्शन कर दीजिए, तभी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। लेकिन आज तो अंधाधुंध हम देख रहे हैं कि जमीनों में हर तरह के प्राकृतिक संसाधनों का जो निजीकरण किया गया है, अंधाधुंध मनमानी तरीके से जिसको चाहा फ्री में बांटा गया है या बहुत कम दाम में बांटा गया है। और सरकार, और इसीलिए सीएजी ने बार बार रिपोर्ट में बोला है कि उसमें 2G में 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ, इसमें 1,86,000 करोड़ का नुकसान हुआ, जो कि बहुत ही एक तरह से कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। तो ये एक सौभाग्य की बात है कि आज ऐसा माहौल, कल इनकी एक लंबी मेहनत रंग लाई, लाखों कागजों में से निकाल के लाखों घटनाओं की विश्लेषण करके इन्होंने अदालत के सामने जो तथ्य रखे, उसके बाद सरकार को वो सारे कोल ब्लॉक रद्द करने पड़े, जिनकी वजह से जिनके अलॉट होने की वजह से हम और आप कभी जंतर मंतर पे पिट रहे थे, कभी सोनिया गांधी के यहाँ सुबह 6 बजे जाके पिट रहे थे, कभी नितिन गडकरी के यहाँ पिट रहे थे। मैं आशुतोष भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी ऊपर आ जाइए। हाँ जी, वो बताएंगे, प्रशांत जी रखेंगे सारी चीजें बाद में सामने संजय भाई का नहीं काफी देर हो गए। विनोद, हम लोग वीडियो के साथ तैयार हैं, कहाँ दिखाओ, बॉल पे, दीवार पे। तो इससे पहले कि हम बातचीत करें, आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक छोटे से वीडियो से करते हैं। उसमें हमें कुछ अपनी बातें याद आएंगी, कुछ कोयला घोटाले की बात याद आएंगी, कुछ हो सकता है कुछ लोगों को ज़्यादा तगड़ी लाठी पड़ी हो तो किसी लाठी की चीज़ भी याद आएगी उस दिन। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोल आवंटन रद्द कर दिया है, सिर्फ 4 को छोड़कर। कुल 214 कोयला खदानों का आवंटन कोर्ट ने रद्द किया है। आजाद भारत के सबसे बड़े घोटाले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सिर्फ 4 सरकारी कंपनियों को दिए गए कोल ब्लॉक्स का आवंटन बरकरार रखा है, जबकि बाकी 214 कोल ब्लॉक रद्द कर दिए गए हैं। Court had said that the license for all coal blocks issued by successive governments since 1994 were illegal. जिन खदानों के आवंटन रद्द किए गए थे वो 1993 से 2010 के बीच आवंटित किए गए थे। कोर्ट ने नए सिरे से आवंटन के लिए अब 6 महीने का वक्त दिया है। ये लड़ाई है धरती की कोख में छिपे कोयले को बचाने की, जिसे देश के नेताओं की नजर लग गई थी। सारी पार्टियों के नेता मिलकर अपनी चहेती कंपनियों को कोयले की खदानें कौड़ी के दाम लुटा रहे थे, वो भी तमाम कानूनों को ताक पर रखकर। कोयला मंत्रालय के अफसर मना कर रहे थे, कानूनन ये गलत था, लेकिन देश के तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ठीक नाक के नीचे देश का कोयला लुट रहा था। तब हजारों साल की प्रोसेस के बाद बनने वाले इस कोयले को मुनाफाखोर कंपनियों और भ्रष्ट नेताओं से बचाने के लिए शुरू हुई आम आदमी पार्टी की कोयला क्रांति। कोयला क्रांति की गूंज को सड़क, संसद और अदालत तक उठाने के लिए आगे आए आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी के वकील प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर कोयला घोटाले की बारीकियों को देश के सामने रखा। अच्छी तरह समझ के जाएं कि ये कोयला घोटाला क्या है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोयला मंत्री होते हुए हमारे
देश की कोयले की खदानें अनाप शनाप दाम पे, उन दिनों में कोयले का दाम था 2000 रुपए टन, इन्होंने 100 रुपए टन की रॉयल्टी के हिसाब से जिस मर्जी कंपनी में कोयला, उसी कंपनी को इन्होंने कोयले की खदानें बांट दी बिना नीलामी किए। 2000 रुपए टन की चीज उन्होंने 100 रुपए टन के हिसाब से बांट दी बिना नीलामी किए, बिना टेंडर निकाले। 1,86,000 करोड़ के इस घोटाले ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी। जिस समय ये घोटाला हो रहा था, कोयला मंत्रालय खुद मनमोहन सिंह संभाल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने ये कोयले की खदानें इसलिए सस्ते में दी ताकि ये बिजली बनाने वाली कंपनियां सस्ते में बिजली बना सके। पहली चीज तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपने इनको सस्ते में बिजली बनाने को कोयले की खदानें दी थी, तो दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाने की क्या जरूरत थी? बिजली के दाम कम करने चाहिए थे। साथियों, इनकी चोरी पकड़ी गई जब हमने इनकी वेबसाइट पे जाके देखा, तो वेबसाइट पे देखने में पता चला कि इन्होंने ज्यादा कोयले की खदानें बिजली बनाने वाली कंपनियों को नहीं दी, अंडरवियर बनाने वाली कंपनियों को दी थी, गुटखा बनाने वाली कंपनियों को दी थी, कैसेट बनाने वाली कंपनियों को दी थी। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि इस घोटाले में केंद्र में बैठी कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के भी कई मुख्यमंत्रियों के नाम सामने आ रहे थे। और ऐसा नहीं है कि इसमें केवल मनमोहन सिंह शामिल है, ये सारे मुख्यमंत्री शामिल हैं और वो नितिन गडकरी जी की बीजेपी भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने इन सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी, इनसे पूछा, भाई ये पीसी पारेख साहब कह रहे हैं नीलामी करानी चाहिए कोयले की, नीलामी कराएं कि ना कराएं? तो रमन सिंह जी बीजेपी के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कहते हैं नहीं, नीलामी नहीं करानी चाहिए, नीलामी कराने से फायदा नहीं होगा, विकास बंद हो जाएगा नीलामी कराने से। वसुंधरा राजे ने चिट्ठी लिखी है, सारी चिट्ठियां हमारे पास पड़ी है यहाँ पे। वसुंधरा राजे ने चिट्ठी लिखी कि नीलामी नहीं करानी चाहिए, नीलामी कराने से नुकसान हो जाएगा। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी लिखा कि हमें नीलामी नहीं करानी चाहिए, नीलामी कराने से नुकसान होगा। क्यों लिखा इन मुख्यमंत्रियों ने? क्योंकि ये सारे के सारे मुख्यमंत्री अपनी चहेती कंपनियों को, मुख्य प्रधानमंत्री को लिखते थे, इस कंपनी को ठेका दे दो, इस कंपनी को ठेका दे दो, इस कंपनी को ठेका दे दो। आधे ठेके कांग्रेस अपनी मर्जी से देती थी, आधे ठेके कांग्रेस और बीजेपी की मर्जी से। कांग्रेस और बीजेपी के इस सभी घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के घरों के सामने प्रदर्शन किया गया। Taking to the streets over Colgate. The message from Team Kejriwal: corruption is uniting the BJP and the Congress, and that needs to be exposed. The drama started early. 6 a.m. Arvind Kejriwal and his team members detained outside the Prime Minister's residence. लोग कोयला घोटाले पर सवाल पूछ रहे थे और बदले में मिल रही थी लाठियां, आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें और फर्जी मुकदमे। Residents appear to be succeeding. The agitation wasn't limited to the capital. Protesters staged dharna outside the residences of the chief ministers in Orissa and Raipur, and they were lathi charged in Bhopal. अरविंद केजरीवाल का आज का आंदोलन कोयला घोटाले पर फोकस था और निशाने पर सिर्फ कांग्रेस नहीं थी, बीजेपी, बीजेडी और लेफ्ट हर उस पार्टी के खिलाफ था ये प्रदर्शन जिन जिन पर अन्ना समर्थक कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं।
इंडिया अगेंस्ट करप्शन दो टूक कहता है कि कोयला घोटाले में सिर्फ कांग्रेस नहीं, बीजेपी के हाथ भी काले हैं। दलील ये भी है कि एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने अपनी चैरिटी कंपनियों को कोयला ब्लॉक देने के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखी थी। चिट्ठियों में यह भी कहा गया कि कोल ब्लॉक की नीलामी न करवाई जाए। इस भीड़ में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता तो थे ही, यहाँ बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी। खास बात ये कि लोगों का जज्बा उस भीड़ के मुकाबले कई 100 गुना ज्यादा दिखाई देता है जो ठेके पर जुटाई जाती है। देश के मुखिया के घर पर धावा बोला और कोयला घोटाले पर किया अपने गुस्से का इजहार। ये अत्याचार हो रहा है भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर के सामने। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे प्रदर्शनकारी को पुलिस वालों ने लाठी से पीट-पीटकर बेहाल कर दिया। एक ही शख्स पर टूट पड़े आधा दर्जन पुलिस वाले और लाठियां तब तक नहीं रुकी जब तक प्रदर्शनकारी चीखता सड़क पर देख नहीं गए। जब सड़क पर खड़े आम आदमी की आवाज सुनी नहीं गई तो इस घोटाले को लेकर आम आदमी के वकील प्रशांत भूषण ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। We will be filing a very comprehensive petition hopefully by the end of next week, in which we will be seeking not merely an independent investigation into these coal block allocations, but also cancellation of all these allocations on the ground that they are arbitrary, mala fide, corrupted. इस बीच कोयला घोटाले से जुड़ी फाइलें कायम करने की कोशिश हुई, सीबीआई की रिपोर्ट को बदलवाने की कोशिश हुई, यहाँ तक कि सीबीआई के डायरेक्टर के घर पर कोयला घोटाले के आरोपियों के नजदीकियों ने भी दस्तक दी और लगातार दस्तक दी, लेकिन प्रशांत भूषण इन सब का पर्दाफाश करते रहे और लड़ते रहे। प्रशांत भूषण के साहस और संघर्ष की बदौलत ही आखिरकार कोयला क्रांति में आज आम आदमी की जीत हुई। देखिए जीत में मेरी नहीं है, जीत इस देश में पारदर्शिता की है, इस देश में जवाबदेही की है। इस पूरी भ्रष्ट व्यवस्था को तो ये वीडियो इसलिए दिखाया कि याद आ साथियों, ये हम अक्सर पार्टी के संगठन के लिए इन सब के लिए मिलते रहते हैं, लेकिन आज जैसा कि मैंने पहले कहा कि कल एक बहुत बड़ी उपलब्धि बात पार्टी की नहीं है और पार्टी किसी चीज़ का क्रेडिट लेने के लिए नहीं बनी, लेकिन देश में एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस बात की हुई है कि देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों के नेता आपस में मिलके कोयले की बंदर बांट कर रहे थे और उन्हें अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे, तो सब अपने अपनों को दे रहे थे। वैसे क्रम में जब प्रशांत भाई ने उसकी आवाज़ उठाई और हम सब लोगों ने मिलके उस आंदोलन को सड़क पे चलाया, उसको जीत हासिल हुई है। शायद उन लोगों का कल के फैसले से शायद उन लोगों का हौसला टूटेगा जो लोग पूरे देश को अपने बाप की जागीर समझते हैं। हजारों साल की कोशिश के बाद, हजारों साल की प्राकृतिक घटनाओं के बाद जो कोयला धरती के अंदर पैदा होता है, वो वातावरण की गर्मी को संभाल के रखता है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में बना रहता है। उसको सिर्फ मुनाफे के लिए, उसको सिर्फ इसलिए कि हमारे रिश्तेदार, हमारे चंद जानने वाले मुनाफाखोर कंपनियों को फायदा हो जाए, उसके लिए उसको लुटा दिया जाए, तो उसके खिलाफ तो बोलना पड़ता है। और उसके खिलाफ जब आप बोले, आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, ये कहीं से भी हुई होती, ये कहीं से भी किसी व्यक्ति की भी जीत होती, लेकिन ये देश की जीत है, ये देश के आम आदमी की जीत है। और इस जीत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे साथी प्रशांत भूषण जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पे आके यहाँ सुनने को भी और उन चीज़ों को समझने को भी दो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने टीवी के माध्यम से हम तक पहुँचाई हैं, पर बहुत सारी चीज़ें हो सकता है टीवी के माध्यम से हम तक ना पहुँची हों, वो भी आज हम तक पहुँचे, इस अपेक्षा में। प्रशांत भाई।
दोस्तों, जैसे आपने ये वीडियो देखा, ये जो कल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये सिर्फ कोर्ट की लड़ाई का नतीजा नहीं है। ये नतीजा है इस देश में लाखों करोड़ों लोगों का इस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में शिरकत का। वो लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और पूरी व्यवस्था को चुनौती दी कि अब ये भ्रष्ट व्यवस्था नहीं चलेगी, इसको तो रोकना ही होगा। इस आंदोलन की वजह से जो देश में माहौल बना, वो माहौल कोर्ट को भी प्रभावित करता है। और ये तो ठीक है कि इसमें हम लोग का सौभाग्य था, देश का सौभाग्य था। इस केस को जो जजों की खंडपीठ सुन रही थी, वो बहुत ही बढ़िया ईमानदार जज थे, जिसमें कि मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस लोढ़ा, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ, तीनों जज बहुत ही ईमानदार और बहुत ही फर्म, करेजस, बोल्ड किस्म के जज हैं। और इस वजह से इतना साफ बोल्ड फैसला आ पाया। उसी की तरह है जैसा 2G का फैसला आया था, वो भी जज बहुत ईमानदार, बोल्ड, फर्म, बहुत शरीफ, उसी तरह से ये कोयले घोटाले के भी जज ऐसे थे। हिंदुस्तान में पिछले 20 साल से, जब से ये उदारीकरण की नीतियां बनाई गई थी 90 के दशक में, तब से हम देख रहे हैं कि उदारीकरण के नाम पर इस देश की प्राकृतिक संपदा, इस देश की सरकारी संपत्ति, इस देश की पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस की संपत्ति का बहुत तेजी से निजीकरण किया गया है और उस संपत्ति को बड़ी बड़ी निजी कंपनियों के हाथ में सौंप दिया गया है। और इसी के चलते हुए भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ा। पहले जब उदारीकरण की नीतियां बनाई गई थी तो ये कहा गया था कि उसके पहले लाइसेंस राज चलता था, लाइसेंस परमिट राज कहते थे उसको। कहते थे कि आपको कोई अगर उद्योग लगाना है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है और लाइसेंस लेने के लिए घूस देनी पड़ती है, और इस वजह से भ्रष्टाचार पनप रहा। लेकिन उदारीकरण के साथ साथ उसका जो मेन थ्रस्ट हुआ, ये तो ठीक है कि लाइसेंस राज कुछ हद तक खत्म किया गया, लेकिन उसके साथ साथ ये जो निजीकरण का जो दौर चला, जिसमें कि हर सेक्टर में, चाहे वो ऐसा सेक्टर हो जैसे बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने का, जो कि एक मोनोपोली है, नेचुरल मोनोपोली है, एक ही कंपनी बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसका भी निजीकरण कर दिया गया। पानी के सप्लाई का भी निजीकरण करने की पूरी कोशिश करी जा रही थी। फिर अरविंद और कुछ साथियों ने उसमें जो भ्रष्टाचार था उसको जब उजागर किया तो दिल्ली में तो रुक गया, लेकिन देश में कई जगह पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का भी निजीकरण कर दिया गया। इसके साथ साथ इस देश की जो प्राकृतिक संपदा, जो इस देश के खदानें थी, चाहे लोहे की खदान हो, कोयले की खदान हो, एल्यूमिनियम की खदानें हो, इन सब का निजीकरण कर करके निजी कंपनियों को फ्री, यानी कि कोई पैसा बगैर लिए सिर्फ रॉयल्टी उनको देनी पड़ती थी, बिल्कुल फ्री में बांट दिए गए। जिसको चाहा
जो बड़ी कंपनियां घूस देती थी उन लोगों को दे दिया, जो कंपनियां मंत्रियों की थी उन लोगों को दे दिया, जिसकी पहुंच थी ऊपर तक उन लोगों को बड़ी बड़ी खदानें हजारों हजारों करोड़ की जिसमें इस देश की संपत्ति हो वो फ्री में दे दी कि बस सिर्फ रॉयल्टी। जैसा आपने फिल्म में देखा कि कोयला 2000 रुपए टन बिकता, अब तो खैर इंपोर्ट होता है 4000 रुपए टन, 5000 रुपए टन भी हो गया था, अब करीब 4000 रुपए टन है, 4000 रुपए टन में इंपोर्ट होता है। रॉयल्टी उसमें हार्डली 100 रुपए टन सरकार को मिलती है, उसको निकालने का कॉस्ट कहते हैं कि करीब 1000 रुपए टन है जमीन से निकालने का कॉस्ट, और बाकी उनका सब प्रॉफिट है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने जो अनुमान लगाया था कि इसमें 1,86,000 करोड़ का नुकसान हुआ है सरकारी संपत्ति को इस कोयले घोटाले में, इस अनुमान का बेसिस ये था कि सीएजी ने ये बोला कि देखिए हम ये मानकर चलेंगे कि एवरेज कॉस्ट कोयला निकालने का वही मानेंगे जो कि कोल इंडिया का कॉस्ट होता है। कोल इंडिया सरकारी कंपनी है, इनएफिशिएंट है, उसका कॉस्ट ज्यादा भी होता है लेकिन फिर भी वो लगाएगा। फिर उन्होंने बोला कि इसमें हम 25% मार्केटिंग मार्जिन और ऐड कर देंगे, यानी कि मान लीजिए अगर कोल इंडिया का कॉस्ट 1000 रुपए है तो 25% और 250 रुपए और ऐड कर दिया। तो हम ये सीएजी ने बोला हम ये मानकर चलेंगे ये जो निजी कंपनियां हैं इनका कोयला निकालने का कॉस्ट आता है करीब 15,000 रुपए टन। फिर उन्होंने बोला कि हम ये मानेंगे कि ये कंपनियां कोयले से उतना ही लाभ उठा रही हैं जितने दाम पर कोल इंडिया बेचता है। कोल इंडिया तो बहुत सब्सिडाइज कीमत पर कोयला बेचता है। कोल इंडिया बेचता था करीब 1600 रुपए टन, वो बहुत सब्सिडाइज रेट था। मैंने बताया कि मार्केट प्राइस जो है अगर आपको कहीं से इंपोर्ट करना हो किसी भी देश से तो करीब 4000 रुपए टन आपका कॉस्ट आता है। लेकिन सीएजी ने ये माना कि हम वही मानेंगे कि इनको उतना ही लाभ हो रहा है जिस दाम पर कोल इंडिया कोयले को बेचता है। उस आधार पर उस आधार से सीएजी ने अनुमान किया कि 295 रुपए टन इन कंपनियों को प्रॉफिट हो रहा है इस कोयले से, रॉयल्टी वगैरह सब निकाल कर। और उस 295 रुपए टन से उन्होंने मल्टी गुणा किया कि भाई कितना खदान में कितना कोयला निकाला जा सकता है, और उसके आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि 1,86,000 करोड़ रुपए का सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है, यानी कि इन कंपनियों को अवैध फायदा 1,86,000 करोड़ रुपए का होगा। लेकिन जैसे मैंने बताया ये तो बहुत एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट था। अगर ठीक एस्टिमेट इसका लगाया जाए और उसके बाजारी दाम लगाए जाएं तो इससे कहीं ज्यादा। खैर, तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया और हम लोगों ने ये मांग करी कि देखिए ये जो आवंटन किए गए हैं इन कंपनियों को, इन कोयले के खदानों के, ये बहुत ही आर्बिट्ररी तरीके से, मनमानी तरीके से किए गए हैं। इसमें यह भी नहीं देखा गया कि जो कंपनी अप्लाई कर रही हैं वो एलिजिबल हैं कि नहीं उनके पास, क्योंकि कानून ये कहता है कि कोयले के खदाने आप सिर्फ उन्हीं कंपनियों को दे सकते हैं जिनके पास स्टील बनाने का प्लांट हो और वो सिर्फ स्टील बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या पावर का प्लांट हो, बिजली का, बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या सीमेंट का प्लांट हो, सीमेंट के लिए। ये भी नहीं देखा कि भाई उस कंपनी के पास स्टील, सीमेंट या पावर का कोई प्लांट है कि नहीं। ये भी नहीं देखा कि उस कंपनी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड है कि नहीं, कभी उसने कुछ इस तरह का काम किया है कि नहीं किया। ये भी नहीं देखा कि उसके पास पैसे हैं कि नहीं कि स्टील प्लांट या कोई दूसरा प्लांट लगा सके। ये भी नहीं देखा कि ये जो कंपनियां जैसे एक एक खदान के लिए 50-50, 100-100 एप्लीकेशन आई, इनमें से कौन ज्यादा ठीक है, किसको मुनासिब होगा देना, ये भी नहीं देखा।
और खैर पैसे तो कुछ लिए ही नहीं उन लोगों से। तो सरकार की तरफ से ये दलील आई और इन कंपनियों की तरफ से भी ये दलील आई कि भाई देखिए, अगर आपने ये आवंटन रद्द कर दिए, पहले तो खैर उन्होंने ये बोला कि नहीं स्क्रीनिंग कमेटी थी, हमने कुछ देखा, स्क्रीनिंग कमेटी में बड़े सारे लोग थे, उन्होंने कुछ देखा वगैरह वगैरह। दूसरा उन्होंने ये बोला कि अगर आपने ये आवंटन रद्द कर दिए तो इस देश में इतने सारे पावर प्लांट हैं वो बंद हो जाएंगे, स्टील का प्रोडक्शन बहुत अफेक्ट होगा। इन कंपनियों ने जिन्होंने पावर प्लांट, स्टील प्लांट लगाए हुए हैं जहां से कोयला यूज कर रहे हैं, उसमें 2 लाख करोड़ का या 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और वो पैसा इन्होंने बैंक से लिया हुआ है, पब्लिक सेक्टर बैंक से लिया हुआ है, उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। ये सब बोला गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट पहले दिया 25 अगस्त को, उसमें ये बोला कि पहली बात तो ये आवंटन करने का काम राज्य सरकारों का था और इसमें आवंटन केंद्र सरकार ने किया है। भले ही राज्य सरकार ने कई बार कुछ केसेस में, ज्यादातर केसेस में राज्य सरकार की रिकमेंडेशन जरूर आई थी, लेकिन आवंटन केंद्र सरकार ने किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये भी गैर कानूनी है क्योंकि इसमें कानूनी अधिकार राज्य सरकार का था। जैसे अरविंद ने बताया था इस फिल्म में, इसमें मिलीभगत चल रही थी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में मिलीभगत थी, क्योंकि ज्यादातर केस में राज्य सरकार ने ही वो रिकमेंड करे। भाजपा की राज्य सरकारें भी थी, कांग्रेस की राज्य सरकारें भी थी और वेस्ट बंगाल में तो सीपीएम की राज्य सरकार थी। उन्होंने रिकमेंड करे और उस आधार पर आवंटन किए गए। कुछ केस में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से बगैर पूछे या राज्य सरकार की इच्छा के विरुद्ध भी आवंटन कर दिए। कुछ आवंटन पब्लिक सेक्टर कंपनियों को करे गए थे और पब्लिक सेक्टर कंपनियों ने, ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि ज्यादातर पब्लिक सेक्टर कंपनियों ने 2 केस को छोड़ दीजिए, अगर सिर्फ 2 केस ऐसे निकले 218 में से, जिसमें से करीब 50-60 पब्लिक सेक्टर कंपनियों को थे, उन 50-60 में से सिर्फ 2 केस ऐसे निकले जहां पब्लिक सेक्टर कंपनी, एक में एनटीपीसी, एक में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ने किसी निजी कंपनी से कोई सांठ-गांठ नहीं करी। बाकी जितने पब्लिक सेक्टर कंपनियों को आवंटन किए गए, उन्होंने वो कोयले के खदान निजी कंपनियों को सौंप दिए, उनके संग सांठ-गांठ कर और कोयला, और ये अरेंजमेंट कर लिया कि कोयला तो वो लोग निकालेंगे, हम उनसे कोयला खरीदेंगे और वो लोग कोयला कहीं और भी बेच सकते हैं। 74% शेयर जॉइंट वेंचर कर लिया, जिसमें कि 74% शेयर उस निजी कंपनी को दे दिया, 26% अपने पास रखा, पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल उस निजी कंपनी को दे दिया कि वो लोग करेंगे। और एक दूसरी आश्चर्य की बात यह है कि उनमें से ज्यादातर जो जॉइंट वेंचर हुए वो एक निजी कंपनी के साथ हुए जिसका नाम है एम्टा, ईस्टर्न मिनरल ट्रेडिंग समथिंग। और ये कंपनी कहा जाता है, ये भी बड़ी खेद की बात है, कहा जाता है कि ज्योति बासु के बेटे की बेनामी कंपनी। तो इस तरह से निजी कंपनियों को ये सब सौंप दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखिए, एक तो आपने ये गैर कानूनी काम किया कि केंद्र सरकार ने आवंटन कर दिए, केंद्र सरकार का दायित्व नहीं था, ये राज्य सरकारों का था। दूसरा आपने गैर कानूनी काम ये किया कि आपने कैसे चूज करेंगे, जब 100 एप्लीकेशंस आ रही हैं एक ही खदान के लिए, तो उन 100 लोगों में से आप किसको चुनेंगे, इसकी आपने कोई गाइडलाइन नहीं बनाई। वो कंपनी एलिजिबल है कि नहीं है, उसने कोई
स्टील का प्लांट या पावर प्लांट या सीमेंट का प्लांट लगाया है कि नहीं लगाया, इसकी सिर्फ वो कंपनी जो क्लेम कर रही थी उसको आपने मान लिया, कोई वेरिफिकेशन नहीं किया और कई बार ये दावे झूठे निकले और आपने कई बार तो सिफारिश के आधार पर बिल्कुल मनमानी तरीके से जिसको चाहा उसको आवंटन कर दिया। ये सारा गैर कानूनी है, ये आर्बिट्ररी मेलाफाइडी है, इसलिए इसको रद्द किया जाता है। उसके बाद ये सवाल उठा, ये तो 25 अगस्त को उन्होंने फैसला दे दिया कि ये सब गैर कानूनी है। फिर उन्होंने बोला कि अब रद्द करें कि नहीं करें इसको हम देखेंगे, क्योंकि अभी हो सकता है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत असर पड़ जाए, तो इसलिए ये सब देखकर फिर हम तय करेंगे कि चाहे गैर कानूनी है इनको रद्द किया जाए कि ना किया जाए। वहां पर फिर से ये दलील दी गई इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने और खूब ये सारे अखबारों में निकलवाया गया कि भाई इससे तो अर्थव्यवस्था देश की तहस नहस हो जाएगी, सारी पावर सप्लाई बंद हो जाएगी, स्टील का प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, बाहर की कंपनियां हिंदुस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेंगी वगैरह वगैरह। फिर जब कोर्ट के सामने मामला आया तो उन्होंने ये देखा कि जितना टोटल देश का कोयला का प्रोडक्शन है उसमें से सिर्फ करीब 5-6% प्रोडक्शन इन खदानों में से हो रहा है जिनको ये आवंटन किए गए थे। 218 में से करीब 180 तो चल ही नहीं रहे थे, यानी कि उनका अभी तक लीज भी नहीं एग्जीक्यूट करा गया था। 40 ऐसे थे जहां पर लीज एग्जीक्यूट हो गई थी और जहां पर कोयला निकाला जा रहा था, और उन 40 का प्रोडक्शन सिर्फ करीब 35 मिलियन टन था, जो कि पूरे देश के कोयले के प्रोडक्शन का 5% होता। ये दलील दी गई कि बिजली का दाम बहुत बढ़ जाएगा, तो हम लोगों ने ये बताया कि देखिए ज्यादातर तो ऐसी कंपनियां हैं जो देश में बिजली बना रही हैं जिनके पास कोयले की खदानें नहीं हैं। वो तो कोयला बाजार से खरीदते हैं, या तो कोल इंडिया से उनको मिलता है या इंपोर्ट करते हैं, तो वो तो कोयले का पूरा दाम दे रहे हैं, बाजार का दाम दे रहे हैं। जिनको ये खदानें दे दी गई हैं उनको बस कोयला सस्ता मिल रहा है, आधे दाम पर या चौथाई दाम पर मिल रहा है, और ये जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा उनको हो रहा है ये उनके पास ही रह रहा है, क्योंकि बिजली तो वो बाजार में उसी दाम पर बेचते हैं जिसमें, या स्टील उसी दाम पर बेचते हैं जिसमें और लोग बेचते हैं। हाँ, दो कंपनियां जो छोड़ दी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको कहते हैं अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट्स, जिसको कोयले का खदान का आवंटन किया गया था इस आधार पर कि आप लोग बिजली के लिए बिजली का प्लांट लगाएंगे और कौन सबसे सस्ती बिजली बेचेगा उस पर बिडिंग कराई गई, और जिसने सबसे सस्ती बिजली बेचने का वादा किया उसको उस कोयले की खदान का आवंटन कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया कि ठीक है, अगर इस आधार पर आवंटन किया गया, सबको अगर पता था कि जो सबसे कम दाम पर बिजली सप्लाई करेगा उसको कोयले की खदान मिल जाएगी, और वो कोयला सिर्फ वो बिजली बनाने के लिए ही यूज कर सकता है, कहीं और डाइवर्ट नहीं कर सकता, उन ऐसी दो कंपनियां, दो खदानें थीं, उनको छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ठीक है, ये क्योंकि सार्वजनिक हित में है। दूसरा, उन दो स्टील अथॉरिटी और एनटीपीसी की दो खदानें थीं एक, जिसमें कि उन्होंने कोई निजी कंपनी को सौंपी नहीं थी, निजी कंपनी से सांठगांठ नहीं करी थी, उन दो को भी छोड़ दिया। इन 4 को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये सब आपकी दलील सब फर्जी है, इससे अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी, इससे बिजली का दाम बहुत बढ़ जाएगा, स्टील प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा, जिनके खदान। और फिर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का समय इनको दे दिया है कि आप 6 महीने, जो लोग 40 कंपनियां जो काम कर रही थी, कि वो 6 महीने के अंदर अपना काम वहां खत्म कर दें, और इस 6 महीने में सरकार जो है कोल इंडिया से अरेंजमेंट कर ले कि कोल इंडिया इनको टेक ओवर कर लेगी, जो कि सरकारी कंपनी है, और या फिर
इस 6 महीने के अंदर इनकी नीलामी कर दी जाएगी और कोई नई कंपनी इनको चलाएगी। तो अब नई सरकार के लिए, नई सरकार जो आई उन्होंने ये तो बहुत जोरों की बोल दिया कोर्ट में कि हाँ हाँ हमारी पूरी तैयारी है, हम कर लेंगे। अब देखना ये है कि इनकी नीलामी, क्योंकि देखिए जितने आवंटन किए गए थे 218, अगर उनका प्रोडक्शन आज शुरू हो जाता तो इस देश में से आधा कोयला जो है एक्सपोर्ट हो रहा होता। हिंदुस्तान में जो बहुत जो गड़बड़ हुआ है पिछले बहुत सालों में, इनफैक्ट मैं 2 साल पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो मनमोहन सिंह जी का कॉलेज था जहां से उन्होंने अपनी पीएचडी डॉक्टरेट करी थी, वहां उनकी पीएचडी डिसर्टेशन मैंने जाकर देखी। उसका टाइटल था इंडियाज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 1952 to 1962 इन द फर्स्ट 2 प्लान पीरियड्स। उसमें उन्होंने ये लिखा था कि हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा इस दशक में, और अच्छा हो सकता था अगर हम इस देश की प्राकृतिक संपदा का निर्यात कर देते, एक्सपोर्ट कर देते। और जैसे ही वो वित्त मंत्री बने 91 में नरसिम्हा राव जी की कैबिनेट में, उन्होंने सबसे पहला काम ये किया, ये सारी पॉलिसी जो थी मिनरल की वो बदली और निजी कंपनियों को इस सेक्टर में आने दिया और निजी कंपनियों को बड़े बड़े एरिया के खदान देने का फैसला किया। और मंशा ये थी इस देश का जीडीपी ग्रोथ कराने के लिए हम इस बड़ी बड़ी कंपनियों को इस देश की प्राकृतिक संपदा सौंप दें, वो लोग निकाल कर बेच लें। इससे जीडीपी में तो बहुत बढ़त आ जाएगी, राष्ट्रीय आय में तो बहुत बढ़त हो जाएगी, लेकिन उससे फायदा किसको होगा? सिर्फ उन कंपनियों को? देश का क्या फायदा होगा? देश का तो जंगल पहले काटे जाएंगे जहां पर खदानें चलेंगी, पर्यावरण नष्ट होगा, नदियां जो हैं प्रदूषित होती हैं, वहां की वायु प्रदूषित होती है, वहां पर तरह तरह की बीमारियां बढ़ती हैं जहां पर ये खदानों का काम चलता है, लोग विस्थापित होते हैं। हमारे अगले पीढ़ियों के लिए ये जो प्राकृतिक संपदा जो करोड़ों साल में पैदा हुई, वो एक ही पुष्ट में खत्म करी जा रही थी। जस्टिस संतोष हेगड़े ने उसकी एनालिसिस करी थी, जो कर्नाटक के लोकायुक्त थे, कि भाई जिस तेजी से लोहे की खदानों में से लोहा निकाल कर निर्यात किया जा रहा था चीन को, दूसरे देशों को, उन्होंने बोला कि ये तो 15 साल में, मात्र 15 साल में कर्नाटक के सारे लोहे के डिपॉजिट्स खत्म हो जाएंगे। यानी कि हम लोग आगे की पुश्तों के लिए कुछ छोड़े ही नहीं, सब खुद खा पी कर खत्म कर लें। और किसका फायदा हो रहा है इस जीडीपी के ग्रोथ से, राष्ट्रीय आय के ग्रोथ से? किसका फायदा हो रहा है? उन बड़ी बड़ी कंपनियों का बस फायदा हो रहा है और उनके मालिकों का फायदा हो रहा है, जो कि उस पैसे का इस्तेमाल करके इस देश में भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं और उस भ्रष्टाचार से इस पूरे देश की व्यवस्था चरमरा गई। इतना भ्रष्टाचार इसीलिए बढ़ गया। तो हम लोगों का कहना यह है कि भाई पहले तो आप ये देखिए कि देश की जरूरत कितनी है। ऐसे अंधाधुंध 218 खदानें धड़ाधड़ दे दी गई। जैसे मैंने बोला, अगर वो सारी चालू हो जाती है तो सौभाग्य की बात है कि सिर्फ 40 ही चालू हो पाए। अगर सब चालू हो जाती तब तो हिंदुस्तान से कोयला एक्सपोर्ट हो रहा होता, जिससे कि किसी का फायदा नहीं है। आप अपना पर्यावरण नष्ट करके, अपने आदिवासियों को विस्थापित करके और सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए यहाँ से बस सारा प्राकृतिक खजाना खत्म कर दें। तो इसलिए अगर दूसरी बात यह है कि जैसे 2G का जब कैंसिल करा गया, उसके बाद
फिर से कोर्ट ने बोला इसका ऑक्शन करिए। ऑक्शन जब किया गया तो इस तरह से किया गया कि बहुत कम कंपनियां बिड कर पाए ऐसे समय पर, और इस तरह से किया गया कि बिडिंग ही उस पर बहुत कम हो और कम दाम वसूल हो। इसलिए अगर इनको, इस सरकार को कायदे से इनका ऑक्शन करना है, पहली बात तो ऑक्शन ऐसा करना कोई ज़रूरी नहीं है, कोल इंडिया से करवाना चाहिए कायदे से। देखिए हम लोगों का तो ये मानना है ये जो इस देश की प्राकृतिक संपदा है उसका निजीकरण होना ही नहीं चाहिए। अरे भाई पब्लिक सेक्टर को ठीक करिए। ये ठीक है कि आज कोल इंडिया जो है उसमें भ्रष्टाचार काफ़ी है, इनएफिशिएंट है, एफिशिएंट भी नहीं है, लेकिन उसको ठीक किया जा सकता है। ये कैसी सरकार है जो ये कहती है कि भाई हम अपनी ही कंपनियों को जो हमारे कंट्रोल में है उनको ईमानदारी से नहीं चला सकते? अगर आप ये कहते हैं कि भाई हम अपने पब्लिक सेक्टर को ईमानदारी से नहीं चला सकते, तब तो आप ये मानते हैं कि हम सरकार को ईमानदारी से नहीं चला सकते। हमारी क्षमता नहीं है कि हम सरकार को ईमानदारी से चला सकते। तो पहली बात तो इनको ठीक करके इनके थ्रू आपको कराना चाहिए खदानों का काम, क्योंकि ये इस देश की संपदा है और उसको सिर्फ नेशनल जितना आपको जरूरत है उतना ही आपको निकालना चाहिए, एक्सपोर्ट के लिए थोड़ी होना चाहिए ये सब कि आप अगले पीढ़ियों का सब कुछ निकाल कर और एक्सपोर्ट कर दें। तो और दूसरी बात, अगर आपको कुछ निजी कंपनियों को अगर देना भी है तो आप उसका ऑक्शन 1, 2, 3 खदानों का एक साथ करिए। ये नहीं कि आपने 50 खदानों का एक साथ ऑक्शन कर दिया, फिर तो यही होगा कि आपको बहुत कम दाम मिलेंगे। इसलिए सरकार की क्या नियत है, क्योंकि देखिए अभी हाल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, जिसमें कि पीयूष गोयल साहब जो कि पावर के मिनिस्टर हैं, बिजली के, कोयले के हैं भी नहीं, उन्होंने ये प्रपोजल कैबिनेट को दिया कि अब हम कोल इंडिया से बोलेंगे कि वो कोल इंपोर्ट करे। जितनी निजी कंपनियों को कोल की जरूरत है वो कोल इंपोर्ट कोल इंडिया करे, और कोल इंडिया इंपोर्टेड कोल और डोमेस्टिक कोल जितना प्रोड्यूस कर रही है उसका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट है वो निकाले और उस कॉस्ट पर पब्लिक सेक्टर को भी सप्लाई करे और उसी कॉस्ट पर निजी कंपनियों को भी सप्लाई करे। इसका मतलब ये था कि कम से कम 6,000 करोड़ रुपए हर साल निजी कंपनियों से, पब्लिक सेक्टर कंपनियों से के जेब से निकलकर इन निजी कंपनियों के जेब में चला जाता है। ये प्रपोजल, ये एक नया स्कैम पीयूष गोयल साहब ने बड़ी होशियारी से सजेस्ट किया। ये नहीं कि ये जो निजी कंपनियां हैं ये अपने कोयले का अरेंजमेंट करें, बल्कि ये कि कोल इंडिया उनके लिए इंपोर्ट करे और इंपोर्टेड कॉस्ट क्योंकि ज़्यादा है उसकी वजह से पब्लिक सेक्टर को जो कोल इंडिया सप्लाई कर रहा है सब्सिडाइज प्राइस पर अब ना सप्लाई करे, एक एवरेज प्राइस जिसपे कि पब्लिक सेक्टर को भी और प्राइवेट सेक्टर को भी। तो इसलिए हमको बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। अभी ये देखिए, ये गैस के दाम का भी मामला अभी सुलझा नहीं है। सरकार तो अब ये कोशिश कर रही है, उन्होंने 3 सेक्रेटरियों की एक कमेटी बना दी जिन्होंने, जो कहते हैं कि उन्होंने रिपोर्ट दे दी है। सूचना ये मिली है कि उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि गैस का दाम $4 से बढ़ाकर $6.5 कर दिया जाए। अब $6.5 वो कहते हैं, अभी क्योंकि फिर से शोर मच गया, सुप्रीम कोर्ट में फिर से मामला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि भाई सरकार की आपकी क्या नियत है इसमें, आप बताइए क्या करना चाहते हैं, क्या पिछली रंगराजन कमेटी के हिसाब से जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और ये मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो अभी सरकार थोड़ी डरी हुई है। कहते हैं कि अब उन्होंने ये डिसीजन फिर पोस्टपोन कर दिया है कि 15 नवंबर को डिसीजन लेंगे। लेकिन क्या डिसीजन लेंगे इससे साफ हो जाएगा। तो इसलिए साथियों, हमको बहुत सतर्क रहना है। ये जो जजमेंट आया है
इससे अगर इसको ठीक से इम्प्लीमेंट किया गया लेटर और स्पिरिट में, तो कायदे से जिस तरह से बाकी पूरे सेक्टर में, चाहे लोहे की खदानें हो, चाहे एल्यूमिनियम की खदानें हो, चाहे किसी और चीज की जमीन जिस तरह से बांटी जाती है, SEZ की जमीन जिस तरह से बांटी गई है, ये सारा गैर कानूनी माना जाएगा इस कोयले के जजमेंट के आधार पर, और ये सब बंद होना पड़ेगा अगर इसको लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया गया। 2G मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बोली थी। उन्होंने बोला था कि अगर इस तरह के सरकारी संपत्ति, उसमें तो स्पेक्ट्रम का सवाल था, अगर उसको कोई निजी कंपनी को देना है तो आपको दो चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपने उन दो चीज का ख्याल नहीं रखा तो वो गैर कानूनी होगा। पहला, उन्होंने बोला कि दो अलग अलग निजी कंपनियां अगर उसी चीज को मांग रही हैं, या 2 या 4 या 6, तो उनके बीच में आपका सरकार का बर्ताव बराबरी का होना चाहिए। आप आर्बिट्रली ये नहीं कह सकते कि हम इस कंपनी को दे देंगे जब तक कि आप ये ना दिखा सकें कि कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है उस कंपनी को सेलेक्ट करने का। दूसरा, ये और भी महत्वपूर्ण है, उन्होंने बोला कि देखिए ये सारी संपत्ति जनता की है, इस देश की जनता की है, चाहे स्पेक्ट्रम हो, चाहे कोयला हो, चाहे लोहा हो, ये देश की संपत्ति है, इस देश के करोड़ों लोगों की संपत्ति है। और जब ये संपत्ति कोई निजी कंपनी को सरकार देती है तो इस देश की जनता को उसका वाजिब दाम वसूल होना चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली, और इसका एक ही तरीका है कि इसको आप ऑक्शन कर दीजिए, तभी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। लेकिन आज तो अंधाधुंध हम देख रहे हैं कि जमीनों में हर तरह के प्राकृतिक संसाधनों का जो निजीकरण किया गया है, अंधाधुंध मनमानी तरीके से जिसको चाहा फ्री में बांटा गया है या बहुत कम दाम में बांटा गया है। और सरकार, और इसीलिए CAG ने बार बार रिपोर्ट में बोला है कि उसमें 2G में 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ, इसमें 1,86,000 करोड़ का नुकसान हुआ, जो कि बहुत ही एक तरह से कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। तो ये एक सौभाग्य की बात है कि आज ऐसा माहौल